हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए आप लोग के लिए मैं आज फिर से सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, एकदम परफेक्ट, एकदम सटीक आंसर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग के लिए बेहतर रिजल्ट के लिए मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है, जब मैं आप लोग के लिए काम कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और ये इतिहास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये इतिहास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक चैप्टर का पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग के सामने ला रहा हूँ। ये देखिए, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में है, एक एक करके हम उसका डिस्कशन करते चलेंगे, जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा और आपको एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। आपको याद कराने के लिए मैं एक एक अंग को तोड़ तोड़ कर मैं बताऊंगा। कंफर्म है आपको याद होगा ही, हर हाल में होगा, और आपका एग्जाम के लिए बहुत बेहतर होगा। 1 नंबर में है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत में आते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए महादेश की संख्या कितनी है। तो महादेश की संख्या 7 है, महादेश की संख्या टोटल 7 है। कितनी है? तो 7 महादेश है, ठीक है। कौन है? तो सबसे बड़ा एशिया है, सबसे बड़ा एशिया है, ठीक है। देखिए, तो एशिया में जो है सबसे प्राचीन सभ्यता का प्रमाण मिला, सबसे प्राचीन सभ्यता का, ठीक है। लेकिन जैसे यूरोप जो है, यूरोप एक महादेश है, महाद्वीप है, ठीक है। महादेश को महाद्वीप भी बोला जाता है। यूरोप महादेश जो है उसमें सर्वप्रथम राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी, राष्ट्रवाद का भावना उत्पन्न हुई थी। राष्ट्रवाद होता क्या है समझिए। तो ये जो होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय होना। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय चेतना का उदय होना, ठीक है। राष्ट्रीय चेतना का उदय होना, ठीक है। अब है राष्ट्रवाद होता क्या है। तो देखिए, कोई भी देश के व्यक्ति जो होता है अपने देश के लिए प्रेम का भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। कोई भी देश के व्यक्ति अपने देश के प्रेम भाईचारा को बनाए रखता है तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, इटली और जर्मनी के वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी यूरोप महादेश के अंतर्गत में आएंगे। क्या? कौन सा महादेश? यूरोप महादेश के अंतर्गत में आएंगे, ठीक है। ये दोनों जो है इटली और जर्मनी, यह जो है इसका एकीकरण जो हुआ था, यह 1871 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो जब फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब होती है? तो 1871 में होती है, ठीक है। 1871 में जैसे ही फ्रांस से युद्ध होता है, 1870 में फ्रांस से युद्ध होता है। किससे? तो फ्रांस के साथ जैसे ही युद्ध होता है इटली का, यानी प्रसा का, तो ये क्या होता है, या उसके बाद एक ही साल बाद यानी 1871 में एक संधि बनती है, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रैंकफर्ट की संधि कहते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किस वंश के पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बुर्बो वंश के। किस वंश के? बुर्बो वंश के स्थापना किया गया था। किस वंश का? तब बुर्बो वंश की स्थापना किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है,
मेजनी का संबंध किस संगठन से है? मेजनी का संबंध, तो मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो ये हो जाएगा कार्बोनरी, कार्बोनरी संगठन से है। कार्बोनरी दल किस संगठन से है? चलिए मेजनी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मेजनी को इटली का मसीहा कहा जाता है। किसका? इटली का मसीहा कहा जाता है। ठीक है, इटली का मसीहा कहा जाता है। चलिए यह जो है इसमें जो है मेजनी जो है एक यंग इटली की स्थापना करता है, यंग इटली का स्थापना और यंग यूरोप की स्थापना करता है। ठीक है, यानी 1931 में और 1934 में, 1931 और 1934 में, समझिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। 1931 में क्या करता है? तो 1931 में यंग इटली का स्थापना करता है, यंग इटली का स्थापना करता है। ठीक है, और 1934 में यंग यूरोप का स्थापना करता है, यंग यूरोप का। ठीक है, इसको दोनों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, सिर्फ सुनकर याद करिएगा। ठीक है, चलिए अब है इटली और जर्मनी। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया एक क्या है? ऑस्ट्रिया एक देश है। ठीक है, और एक होता है ऑस्ट्रेलिया जो महादेश भी है। ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये ऑस्ट्रिया है, केवल ऑस्ट्रिया जो इटली के नज़दीक में है, इटली के आजू बाजू में। ठीक है, तो इटली के आजू बाजू में कौन है? तो ये प्रसा है, रूस है, इंग्लैंड भी है लेकिन थोड़ा दूर में है। ठीक है, ये सब नज़दीक में है। तो चलिए आप समझिए, काउंट काबर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। किस पद पर? प्रधानमंत्री। अब समझिए विक्टर इमैनुअल कौन था? विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया पिडमोंट के शासक था। सार्डिनिया पिडमाउंट का क्या था? पिडमाउंट का शासक था। ठीक है, काउंट काबर विक्टर इमैनुअल कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक था। इन्होंने कब? तो 1862 में काउंट काबर को प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया था। क्या था? प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। जैसे ही नियुक्त किया था तब काउंट काबर क्या किया था कि 1862 के बाद 1864 में डेनमार्क से युद्ध किया था। किससे? डेनमार्क पर हमला कर दिया। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, याद रखिएगा। आपको साइंस में या सोशल साइंस में दोनों में आपको काम आ सकता है। ठीक है, डेनमार्क पर हमला कब होता है? तो डेनमार्क पर जो होता है, डेनमार्क पर आपको हो जाएगा 1864 में। 62 में बनेगा, 2 साल गैप, उसके बाद 1864 में हमला कर देगा डेनमार्क पर। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 में है गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरिबाल्डी जो थे पेशे से नाविक थे। इनके पापा भी नाव चलाते थे, नाव से अपना जीवन यापन करते थे। जो भी यात्री आता था उसको नाव पर सैर कराते थे और उससे जो भी वेतन प्राप्त होता उससे अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, उसी प्रकार जब इनके पिताजी का मृत्यु हो गया था, ये अपना नाविक बन गए। ठीक है, अपना जो भी आता उसको सैर कराते थे नाव से। जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन संघ की स्थापना कौन करेगा? तो आपका हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट का नाम, पापा का नाम क्या रहता है? तो कार्ले बोनापार्ट। ठीक है, कार्ले बोनापार्ट यह इनके सबसे सफल जो युद्ध रहा है, जो सबसे विजेता बनने का जो सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है, वह जो है अल्प्स की पहाड़ी पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, अमेरिका में है अल्प्स की पहाड़ी। अमेरिका में सबसे बृहद क्षेत्र में फैला हुआ एक पहाड़ है जो बहुत ही भयानक और खतरनाक है। ठीक है, यानी बहुत ऊंचा है और
डरावना भी है। ठीक है, ये बहुत भयानक एल्पस की पहाड़ी है, यहाँ पर जो भी जाता है वो वापस नहीं आता है। इसी पर फतह करके सबसे पहले फतह करके नेपोलियन ने इतिहास रचा था और यह साबित कर दिया था कि कोई भी कार्य बड़ा नहीं होता है हिम्मत के आगे। ठीक है, इसको हंसते हंसते उन्होंने सब अपने सैनिक के साथ पूरा पार कर लिया था। ठीक है, इससे क्या हुआ, उनके सैनिकों में इतना उत्साह बढ़ गया, उसके बाद वह जो है कोई भी युद्ध जल्दी नहीं हारे। ठीक है, वह अंत में जाकर 1815 में मेटरनिक मित्र राष्ट्र के साथ मिलकर इनको हरा देता है वाटरलू के युद्ध में। किस युद्ध में, तो वाटरलू के युद्ध में। ठीक है, वाटरलू के युद्ध में हरा देता है, किसके साथ मिलकर, कौन हराता है, तो मेटरनिक। कौन हराता है, मेटरनिक। ठीक है, 1815 में मेटरनिक हरा देता है। ठीक है, किसके साथ मिलकर, तो मित्र देश के साथ मिलकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जलवेरी ने कैसी संस्था थी, तो जलवेरी ने एक व्यापारियों की संस्था थी। क्या थी, व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, अब आगे रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो रक्त एवं लौह की नीति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ बनाए थे, मतलब किए थे भारत में। और रक्त एवं लौह की नीति सर्वप्रथम यूरोप में चला था, जो इटली के इटली नहीं, ये हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत बड़ी भूमिका निभा रही थी, और ये इसमें बिस्मार्क ही निभाएगा रक्त एवं लौह की नीति। ठीक है, इसकी तुलना किससे किया जाता है भारतीय व्यक्ति से, तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी पटेल जी से। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, इन्होंने भी लौह नीति को अपनाया था, रक्त एवं लौह की नीति। ठीक है, अब फ्रैंकफर्ट की संधि कब होती है, देखिए क्वेश्चन आ गया, फ्रैंकफर्ट की संधि कब होती है, तो 1871 में। मारिए इसको, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। उसी के तहत दो देश आज़ाद होता है, एक इटली और दूसरा जर्मनी, दोनों एक ही साथ आज़ाद होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि आ गया। देखिए हम बताए हैं 1 नंबर क्वेश्चन में, ये आ भी गया क्वेश्चन। फ्रैंकफर्ट की संधि कब होती है, तो 1871 में। ठीक है, 1871 में। 1864 में क्या होता है, 1866 में क्या होता है, 1870 में क्या होता है, इस सभी के बारे में हम एक एक करके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1862 की बात करते हैं। इसमें विक्टर इमैनुअल ने किसको, ऑटोन बिस्मार्क को किस पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री। किस पद पर, तब पीएम के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, कब, 1862 में। जब 1862 में नियुक्त किया था, 2 साल बाद ये किससे युद्ध किया था, तो डेनमार्क से। किससे, तो डेनमार्क से। ठीक है, और उसके 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद जो है फिर यह हमला कर दिया किस पर, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया पर, किस पर, तो ये हो जाएगा आपको प्रसा पर। किस पर, प्रसा पर। ठीक है, प्रसा पर कर देगा। उसके बाद 1870 में फ्रांस पर, किस पर, 1870 में जो है फ्रांस पर कर देगा। 1870 में किस पर हमला कर देगा, फ्रांस पर कर देगा। ठीक है, अब फ्रांस से जब युद्ध हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, अब एक संधि होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि, जिसके तहत दोनों देश आज़ाद होंगे। ठीक है, कौन कौन, इटली और जर्मनी, दोनों देश आज़ाद होंगे। यूरोप वासियों के लिए किस देश को साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। देखिए, तो इसमें जो हो जाएगा आपको यूनान, क्या हो जाएगा, यूनान। देखिए जर्मनी में भी युद्ध चल रहा था, इंग्लैंड में, ये तो व्यापारियों का देश कहा जाता है। सर्वप्रथम नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। किसका देश कहा था, बनियों का देश कहा था। ठीक है, बनियों का देश किसे कहा था, तो इंग्लैंड को कहा था। ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का मरीज तुर्की को, और एशिया का मरीज चीन को, चीन को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो नेपल्स की क्रांति आपको हो जाएगी 1821 में, हो जाएगी। ठीक है, 1821 में। अब चार्टिस्ट
आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आपको इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, ठीक है। यूनान में, इसको याद करते चलिए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? तो लंदन। कहाँ है? लंदन, ठीक है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। इंग्लैंड जो है भारत पर कब मतलब अधिकार किया था? तो यह 1600 में। कब किया था? 1600 में अधिकार कर लिया था भारत पर, ठीक है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था कब? तो ये हो जाएगा आपको 1832 में। 1832 में, ठीक है। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का व्याख्या किसने किया था? तो ये आपको हो जाएगा हीगेल। कौन किया था? हीगेल। ऑप्शन ए, हीगेल किया था। एड्रियानोपल की संधि कब होती है? तो ये 1829 में होती है। 1829 में होती है एड्रियानोपल की संधि, ठीक है। एड्रियानोपल की संधि 1829, याद रखिए, एड्रियानोपल की संधि 1829 में, 1829 में, 1829 में, ठीक है। और किन दो देशों के बीच हुई थी? तो देखिए, ये हो जाएगा आपको एड्रियानोपल की संधि जो हुई थी 1829 में हुई थी, और तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। तुर्की और रूस के बीच में। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, ठीक है। अब विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो रूस हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा। रूस और तुर्की के बीच हुआ था क्या चीज? एड्रियानोपल की संधि हुआ था। एड्रियानोपल की संधि हुआ था कब? 1829 में, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। 18 में है, देखिए, सेडोन का युद्ध। देखिए, सेडोन का युद्ध आ गया। अब सेडोन का युद्ध एक होता है सेडोबा का युद्ध, ठीक है। सेडोन का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो सेडोन का युद्ध जो होगा सो फ्रांस और प्रसा के बीच होगा। फ्रांस और प्रसा के बीच होगा, ठीक है। फ्रांस और प्रसा के बीच होगा 1870 में। 1870 में सेडोन का युद्ध होगा, ठीक है। सेडोन का युद्ध 1870 में किसके बीच हुआ था? प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था, ठीक है। इसी के एक साल बाद 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में होती है, ठीक है। इसी के तहत दो देश आजाद होते हैं। कौन कौन? एक हो जाएगा आपको जर्मनी और दूसरा हो जाएगा इटली, ठीक है। दूसरा हो जाएगा इटली। अब अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर में है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? मतलब पूर्ण अधिकार था। किस देश का हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा हंगरी। हंगरी का राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट है। इस पर किसका आधिपत्य था? तो ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रिया। किसका? ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, मतलब अधिकार था, ठीक है। पोलैंड का विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो ये रूस ने कुचल दिया था, ठीक है। आगे 1870 में फ्रांस और प्रसा, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, यही बात को हम बार बार चर्चा कर रहे थे। देखिए 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था युद्ध 1870 में। कब? कौन युद्ध में? सेडोन के युद्ध में। कौन युद्ध में? सेडोन के युद्ध हुआ था। किसके बीच? तब फ्रांस और प्रसा के बीच। किसके बीच? फ्रांस और प्रसा के बीच, यानी सेडोन। ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए, सही हो जाएगा, ठीक है। सेडोबा का युद्ध होगा 1866 में। 1866 में, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। सेडोबा का युद्ध 1866 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कहेगा तो 1871 में। 1871 में फ्रैंकफर्ट 1871 में, ठीक है। सेडोन 1870 और सेडोबा 1866 और फ्रैंकफर्ट 1871, ठीक है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये हो जाएगा आपको किस युद्ध के बाद? तो युद्ध 1870 में हुआ था। 1870 में किसके बीच? तो सेडोन वाला। यहाँ देखिए, ये ऑप्शन है सेडोन, तो यहाँ भी देखिए सेडोन का युद्ध। किसका हो जाएगा? सेडोन का, ठीक है। सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था, ठीक है। सेडोबा का युद्ध 1866 में हो जाएगा, ठीक है। अब प्रसा और डेनमार्क ये बताए हैं 1862 में।
62 में हुआ था। विक्टर इमैनुअल ने जैसे बिस्मार्क को 1864 में हुआ था, 1864 में। 62 में तो प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, 64 में युद्ध कर दिया था। ठीक है। अब यंग यूरोप के यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? देखिए यहाँ पर है यंग यूरोप के संस्थापक कौन है, यानी स्थापना कौन किया था? तो मेजनी ने किया था। कौन किया था? मेजनी ने किया था। कब किया था? तो सबसे पहले यंग इटली, उसके बाद यंग यूरोप का स्थापना किया था 1931 में यंग इटली, और 1934 में 3 साल बाद ही यंग यूरोप का स्थापना किया था। ठीक है। कौन किया था? तो मेजनी किया था। कौन किया था? मेजनी। ठीक है, मेजनी ने किया था 1831 में। एक एक क्वेश्चन को हम डील करते चलेंगे, समझिए। ये इससे जो है हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिए, हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें 100% चांस है आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स लाने की, 100% गारंटी के साथ देते हैं। यानी 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसमें 50 का 50 इसमें आप मतलब टकरा जाएगा। ठीक है, कन्फर्म टकरा जाएगा। याद रखिए, विश्वास कीजिए, विश्वास से बड़ा कुछ नहीं होता है। चलिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अभी तुरंत बताया, थोड़ा देर पहले ही बताया है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो है 1815 में हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में हुआ था। ठीक है, 1815 में हुआ था। ठीक है, 1815 की और कहानी है। वाटरलू का युद्ध होता है, नेपोलियन की हार होती है, और मेटरनिक युग प्रारंभ होता है। ठीक है, मेटरनिक युग प्रारंभ होता है किसमें? वियना कांग्रेस में। ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया 1 नंबर चैप्टर। अब है समाजवाद और साम्यवाद। इसमें सिर्फ कार्ल मार्क्स आएंगे। कार्ल मार्क्स के बारे में ज़्यादा रहेगा इसमें। ठीक है, याद रखिएगा कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में फिर बताएंगे हम। चलिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब होता है? तो 1861 में होता है। कब? 1861 में होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। BBI क्वेश्चन है सब। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, इसके बचपन का कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जर्मनी में। इसके बचपन का नाम क्या है? तो बचपन का नाम जेनी, बचपन के दोस्त का नाम जेनी है। इसका बाद में पत्नी बनती है अब आगे चलकर। ठीक है, अब है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ठीक है, रूस में कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था? यूरोपीय समाजवादी नहीं था। तो आपको हो जाएगा सी, हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स नहीं था। ठीक है, यूरोपीय समाजवादी नहीं था, तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस की रचना किसने किया था? तो आपको हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, ये दोनों कार्ल मार्क्स और एंजेल्स मिलकर एक पुस्तक लिखे थे, जिसको हम लोग समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जिसे कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की रचना किया था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल्शेविक क्रांति कब होती है? बोल्शेविक क्रांति कब होती है? तो ये हो जाएगा आपको, देखिए, बोल्शेविक क्रांति के बाद जब भी आएगा तो आपको नवंबर 1917 में हो जाएगा। किसमें? नवंबर 1917 में। देखिए, नवंबर 1917 में ये जो है, और एक हो जाएगा अक्टूबर 1917 में। अक्टूबर और नवंबर, तो हमेशा याद रखिए नवंबर वाला मारिएगा। ठीक है, इसमें रूस में 2 प्रकार की कैलेंडर चलती है, एक जूलियन कैलेंडर, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, लेकिन प्रसिद्ध है अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर ही प्रसिद्ध है। ठीक है, जूलियन और ग्रेगोरियन में दोनों के अंतर कितना है? तो 13 दिन का अंतर है, आगे पीछे का अंतर है 13 दिन का, मात्र 13 दिन का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लाल सेना का गठन किसने किया था?
तो लाल सेना का गठन कौन करेगा? आपको हो जाएगा लाल सेना हो जाएगा ट्रॉट्स्की। लाल सेना हो जाएगा ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की जो है लाल सेना का गठन करता है। लेनिन की मृत्यु कब होती है? तो लेनिन की मृत्यु हो जाती है 1924 में। 1924 में, ठीक है, 1924 में। 1921 में क्या करता है? तो 1921 में NEP लागू करता है। NEP, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। क्या करता है? नई आर्थिक नीति लाता है 1921 में, और उसी के 3 साल बाद मर जाता है। 1924 में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच होती है? किन दो देशों के बीच होती है? तो देखिए, तो ये हो जाएगा ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि आपको हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच, ठीक है, रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि होती है रूस और जर्मनी के बीच। क्वेश्चन है, रूस में पहला समाजवादी कौन था? पहला समाजवादी कौन था? रूस में पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव। कौन था? प्लेखानोव, 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 ठीक है। राजपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था? तो ये हो जाएगा एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था? पादरी था, भ्रष्ट पादरी था। अब आगे है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे। इसको लागू कौन करेगा? तो लेनिन करेगा। कब करेगा? तो 1921 में करेगा। 1921 में करेगा, 1924 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1924 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना किसने किए थे? दास कैपिटल की रचना किसने किए थे? दास कैपिटल आपको हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कब करेंगे? तो 1867 में करेंगे। 1867 में यह इस पुस्तक की रचना करेंगे, 1867 में, ठीक है। देखिए, अब जो है रूस में सम्राट का क्या कहा जाता है? तो रूस में सम्राट को क्या कहता है? जार कहा जाता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट, ठीक है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 1 मई रूस में, सॉरी, 1 मई ये रूस से ही प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 1875 से ही मनाया जाता है, सॉरी, 1875 से मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो समाजवादियों का बाइबल, देखिए आ गया क्वेश्चन आ गया। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। इसे कौन रचना किया था? तो ये कार्ल मार्क्स और एंगेल्स, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स दोनों मिलकर किया था, ठीक है। कब किया था? तो 1848 में। कब किया था? 1848 में। 1848 में इसकी रचना हुई थी, ठीक है। समाजवादियों की बाइबिल, समाजवादियों के बाइबिल कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कार्ल मार्क्स को किसके साथ मिलकर, देखिए आगे क्वेश्चन ये भी आ गया। क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स को किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की घोषणा प्रकाशित किया था? तो देखिए कार्ल मार्क्स और एंगेल्स, एंगेल्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, एंगेल्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन आपको मिलते जाएगा, सभी क्वेश्चन मिलते जाएगा, ठीक है। जार निकोलस द्वितीय जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? किस देश की राजकुमारी थी? तो ये जर्मनी, किसकी? तो जर्मनी की राजकुमारी थी। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स। सब क्वेश्चन एक एक करके उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए हमारा अंत तक आप लोग वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत फायदा होगा, इससे बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो आपको हो जाएगा कार्ल मार्क्स। साम्यवाद जब भी आएगा क्वेश्चन में तो हमेशा याद रखिए कार्ल मार्क्स जरूर आएगा, कार्ल मार्क्स का याद रखिएगा। दास कैपिटल की रचना कब हुई थी? दास कैपिटल की रचना हुई थी 1867 में। 1867 में बताए हैं। 1848 में समाजवादियों का बाइबिल साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना हुई थी, ठीक है। अब है तीसरा नंबर चैप्टर है। तीसरा नंबर चैप्टर क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन है, ठीक है।
ये VVI क्वेश्चन है, याद रखिए VVI क्वेश्चन है ये वाला, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या कहा जा रहा है, हिंद चीन के क्षेत्र में कौन से देश नहीं आते, हिंद चीन के क्षेत्र में कौन सा देश नहीं आते हैं, तो कौन सा देश आते हैं, कौन सा देश सॉरी आते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया। कंबोडिया का नाम कंपुचिया हो गया है, वियतनाम और लाओस, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों आपको आंसर हो जाएगा। अब है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। कहाँ है, कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर में किस भगवान का मूर्ति है, तो शिव जी का मूर्ति है। किसका, शिव जी का मूर्ति है। और इसे कौन बनाया था, सूर्यदेव बर्मन द्वितीय, सूर्यदेव बर्मन द्वितीय बनवाया था। कौन बनाया, सूर्यदेव बर्मन द्वितीय बनवाया था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो ये हो जाएगा आपको पुर्तगाली, यानी पुर्तगाल थे। ठीक है, पुर्तगाली, यहाँ थोड़ा सा एडल्ट शब्द लग रहा है गाली वाला, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली, पुर्त मतलब पोता, गाली मतलब गाली, पोता को याद रखिए पोता, इसे थोड़ा सा याद रखिए। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहा जाते थे, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहा जाते हैं, कोलोन कहा जाता है। कोलोन क्या कहा जाते थे, कोलोन। ठीक है, कोलोन याद रखिएगा। देखिए एक और बात याद रखिएगा, फ्रांस शहर को सॉरी पनामा एक नहर है, पनामा नहर को, पनामा शहर को किस शहर को जोड़ता है, पनामा नहर तक कोलोन से जोड़ता है। किससे, कोलोन से, इसको भी याद रखिएगा। नरोत्तम सिंघनुक, नरोत्तम सिंघनुक कहाँ के शासक थे, कहाँ के शासक थे, तो आपको हो जाएगा कंबोडिया के। कहाँ के, कंबोडिया। कंबोडिया में क्या है, अंकोर वाट का मंदिर है। कौन बनाएगा, सूर्यदेव बर्मन द्वितीय। कब बनाएगा, तो 12वीं शताब्दी में, यानी 1100 से लेकर 1200 के बीच में बनाए थे। ठीक है, अब है द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम, बहुत अच्छा नाम है, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा इसका। फान बोई चाऊ 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 चाउमीन चाऊ चाऊ चाउमीन चाऊ चाऊ चाउमीन, दाढ़ी इसका देखिएगा तो ये बहुत लंबा लंबा और सफ़ेद, मजा आता है देखने में, बड़ा सुंदर लगता है। ठीक है, इसका नाम भी पढ़ने में मजा आता है, फान बोई चाऊ, द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम, फान बोई चाऊ, फान बोई चाऊ, फान बोई चाऊ। ठीक है, फान बोई चाऊ याद हो गया, याद कैसे नहीं होगा, फान बोई चाऊ। चलिए, मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाली समझौता को किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई, 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 हनोई समझौता से। किस समझौता से, हनोई के समझौता से। ठीक है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, इरसेल, इरसेल है, बकलवा है जो अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। अच्छा किया था ये जो है, अमेरिका जो अच्छा किया था, ये रसेल जो है बहुत अच्छा आदमी था, गलत बेकार में बोल दिए सॉरी, ये रसेल बहुत अच्छा काम किया था। उस समय क्या किया था, अमेरिका जो है, अमेरिका इतना भयंकर मतलब इतना घटिया काम किया था, उसको क्या कहिएगा, अभी सबसे ज़्यादा पावरफुल है इसीलिए क्या कहिएगा उसको। समझिए यह जो है उत्तरी वियतनाम में, ठीक है सॉरी उत्तरी नहीं, दक्षिणी वियतनाम में एक माइली गांव है। क्या है, माइली गांव। तो माइली गांव को घटना के बारे में अगर बताएंगे आपको तो कहिएगा सच में ये जो है अमेरिका एक नंबर का, क्या कहिएगा इसको, छोड़िए मत बोलवाइए हमसे। यह जो है दक्षिणी वियतनाम में क्या किया था, वहाँ के एक मतलब शक के आधार पर उसको जो वहाँ की सभी जितना भी जनता था वहाँ पर सबसे पहले उसको बम से उड़ा दिया, यानी वहाँ पर कई जगह गोले बरसा दिया। उससे भी नहीं हुआ तो वहाँ पर सैनिक कार्रवाई करा दिए। क्या किए, सैनिक कार्रवाई करा के वहाँ के सभी औरतों को क्या किए, एक एक करके वहाँ के मतलब बच्चे को मार दिए। ठीक है, और सभी औरत को वहाँ पर बंदी बना के उनके साथ बारी बारी से उनको अत्याचार करते गए। उससे भी मन नहीं भरा तो वो जो है मतलब कांड पर कांड करते गए। इतना औरत को इतना दयनीय स्थिति बना दिया था कि वो किसी को कुछ बताने लायक नहीं बची थी।
इतना घटिया काम किया था ये अमेरिका, बहुत अच्छा काम किया था रसेल। ठीक है, एक प्रसिद्ध दार्शनिक एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। कौन? तय हो जाएगा रसेल। कौन कौन करेगा? रसेल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, रसेल बहुत अच्छा आदमी था बेचारा। हिंद चीन के अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएगा निक्सन। कौन थे? निक्सन। कौन थे? निक्सन। हुआ हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रतिकृति का था। ठीक है, जिनेवा समझौता कब होता है? जिनेवा, चलिए जिनेवा, जिनेरा या जिनेवा। ठीक है, तो जिनेवा समझिए, यह जो है, यह जिनेवा में जो है आपको WTO का मुख्यालय है। बहुत ऐसा संस्था है जिसकी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। ठीक है, कहाँ है? तो जिनेवा है। तो ये हो जाएगा 1954 में। कहाँ है? 1954 में जिनेवा समझौता हुआ था। वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ था? वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको 1975 में। 1975 में कब होगा? 1975 में। ठीक है, याद रखिएगा, 1975 में भारत में आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, 1975 में भारत में आपातकाल लागू हुआ था, और उसी का 2 साल बाद 1977 में सबसे अधिक मतलब बहुमत लाने वाली जनता पार्टी का सरकार बनेगा। जनता पार्टी का सरकार बनेगा। ठीक है, जनता पार्टी का सरकार कब बनेगा? 1977 में। ठीक है, 1977 में। 1971 की बात करें तो 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। ठीक है, अब अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? ये कोई जरूरी नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन है, इसको रटते चलिए, सिर्फ समझते चलिए, खाली देखते जाइए। ज्ञानोई आई। ठीक है, दीवान बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? देखिए, ये सब कोई उतना तो बात ही नहीं। पुर्तगाल हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कोई VVI क्वेश्चन नहीं, इंपोर्टेंट नहीं, सिर्फ पढ़ते चलिए, पढ़ने के लिए बस। क्रांतिकारी संगठन हुई, देखिए ये क्वेश्चन मत है, ये VVI क्वेश्चन है। तुई दान हुई के नेता कौन थे? तब कुआंगदे। इसको याद रखिएगा, कुआंगदे। ठीक है, दुई तन हुई, दू हाथ हुई, दुई तन हुई, दू हाथ होई त कुआंगदेम, कुआइये देम। ठीक है, कुआइये देम। याद रखिएगा। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? तो आपको हो जाएगा 1940 में। कब किया था? 1940 में। ठीक है, स्कॉल्स विद्रोह कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको, स्कॉल्स विद्रोह हो जाएगा 1868 में। 1868 में हो जाएगा, 1868 में। ठीक है, 1868 में। चलिए, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में। कहाँ? वियतनाम में। टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। 1907 में हुई थी, 1907 में। ठीक है, अंकरवाट के मंदिर किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। आ गया क्वेश्चन, सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, द्वितीय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर है, अब 19 खत्म हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में अब कोई मतलब नहीं है। 20 के बाद है अब अगला चैप्टर क्या? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने। किसने? लाला हरदयाल ने। कब? तो 1913 में किया था। 1913 में किए थे। ठीक है, 1913 में हो गया, 1913 में लाला हरदयाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए, ये जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, कहाँ है? पंजाब में है। ये क्यों हुआ था? तो इसकी घटना के जिम्मेवार कौन है? तो जनरल ओ डायर। ठीक है, जनरल ओ डायर थे, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिए थे। इस शक के आधार पर किया गया था। ठीक है, सब कथी का मतलब विरोध कर रहे थे? तो रॉलेक्ट एक्ट का। याद रखिएगा, रॉलेक्ट। ठीक है, रॉलेक्ट एक्ट का मतलब विरोध कर रहे थे। रॉलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। ठीक है,
लखनऊ समझौता कब होता है? लखनऊ समझौता कब होता है? तो 1916 में होता है। कहाँ कब होता है? 1916 में होता है, जब साबरमती आश्रम की स्थापना होती है। साबरमती साबरमती की स्थापना होती है कहाँ? तो अहमदाबाद में। कहाँ होती है? अहमदाबाद में होती है। कौन करता है? तो महात्मा गांधी करते हैं। कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं। ठीक है। 1915 में आते हैं और 1916 में स्थापना करते हैं। 1917 में बिहार आते हैं, यहाँ से चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हैं और जीत भी जाते हैं। बड़ा मजा आता है, एकदम गर्दा छोड़ा देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? किस अधिवेशन में पारित हुआ था? समझिए, तो ये हो जाएगा उसी तरह 1920 में कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ होगा? तो 1920 में होगा। कब होगा? 1920 में होगा। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन में शुरू हुआ था। ठीक है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था? ठीक है, किस देश के समर्थन से शुरू हुआ था? तो आपको हो जाएगा तुर्की। कौन? तुर्की के साथ हो जाएगा। ठीक है। 1920 में किया था खिलाफत आंदोलन। ठीक है। खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था। ठीक है। ये तुर्की के साथ करेगा। ठीक है। तुर्की के साथ कलकत्ता में यहाँ होगा। भारत में कैसे शुरू होगा? तो कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में शुरू हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन में शुरू हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हो जाएगा आपको दांडी यात्रा से शुरू होगा। दांडी यात्रा 1930 में शुरू होगा। ठीक है। अगला है पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? तो हो जाएगा 1919 में लाहौर अधिवेशन में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब और किसने किया था? तो 1925 में। इसको याद रखिएगा, 1925 में कौन किया था? केडी हेडगेवार। याद रखिए, केडी हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था। ठीक है। अगला है वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि बारदोली की महिला ने दी थी। कहा कि बारदोली की महिला ने दिया था, बारदोली सत्याग्रह के अंतर्गत। ठीक है। वहाँ की महिलाओं को बहुत अच्छा योगदान दिए थे, किए थे। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह कब होता है? देखिए, रंपा विद्रोह कब होता है? तो 1916 में होता है। 1916 में साबरमती की आश्रम की स्थापना होती है। ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना होती है। वेदों की ओर लौटो। ठीक है। वेदों की ओर लौटो कौन अति करेगा? तो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। ये बहुत अच्छा है। वेदों की ओर लौटो के नारे किसने दिए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। अब है, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो आई एम जोशी करेगा। ठीक है। अब है अली मुसालियार। गजबे नाम है ये तो। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किए थे? मोपला विद्रोह झारखंड से संबंधित है। कोड विद्रोह भी संथाल और रंपा हो जाएगा कर्नाटक से। ठीक है। सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन डी। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? बताए थे 1915 में। दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं 9 जनवरी के प्रवासी दिवस मनाते हैं। 1916 में साबरमती की स्थापना करते हैं। ठीक है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। 1918 में कुछ ज़्यादा खास नहीं करते, लेकिन 1919 में इनको बहुत फिर क्या होता है, इनको मुसीबत की सामना करता पाता है। इसी में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो आपको हो जाएगा 1909 में। कब? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा 1909 में। कब हुआ था? 1909
1909 में याद रखिएगा। मुसलमानों को पृथक अलग होने का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था कब? 1909 में। या मार्ले मिंटो सुधार कब लागू हुआ था? तो 1909 में। याद रखिए दोनों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा WC बनर्जी। ठीक है, भारतीय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, भारतीय पूछेगा तब। चलिए अब है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करेगा? तो सुभाष चंद्र बोस करेंगे। सुभाष चंद्र किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन भारत आया था तो यह हो जाएगा आपको 1928 में। 1928 में कब किए थे? 1928 में हुआ था। ठीक है, और उसी प्रकार 1929 में इसका विरोध होता है। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो उसी समय लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय को मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शेरे पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। ठीक हो, आगे है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हो जाएगा 1936 में। 1936 में। ठीक है, 1936 में। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो मैसूर के, यानी कर्नाटक के शासक था। कर्नाटक के शासक था। ठीक है, तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के किस जिला में? तो पटना में। पटना में गाय घाट के नजदीक इनका जन्मस्थल है। ठीक है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किए थे? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज के राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, ब्रह्मा समाज के राजा राम मोहन राय करेंगे। ठीक है, ये आपका 25 का 25 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका 26 नंबर, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? आ गया क्वेश्चन 1916 में। साबरमती 1916 में। दक्षिण अफ्रीका से कब लौटेंगे? 1915 में। ठीक है, 1900 में कुछ नहीं करते, 1995 में भी कुछ नहीं करते। ठीक है, अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1885 में। 1885 में हो जाएगा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1897 में हुआ था। अंग्रेजों से इसे सिपाही विद्रोह कहा था और भारतीयों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्या कहा था? स्वतंत्रता संग्राम। क्या कहा था? स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन पूरा करेंगे। ठीक है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब होता है? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब होता है? तो आपको हो जाएगा 1770 में। 1770 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप का आविष्कार कौन करता है? तो हेम्फ्री डेवी करेंगे। हेम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप है क्या? देखिए, खाद्यान्न उद्यान समय जो कोयला निकाला जाता है तो उसमें एक जहरीली गैस मीथेन गैस निकलती है। क्या कहते हैं? कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, तो ये सेफ्टी लैंप जो है पहले वो खाद्यान्न के अंदर में उसको डाला जाता है। क्या किया जाता है? मान लीजिए खाद्यान्न है तो इसमें पहले इसको लैंप को डाला जाता है। ठीक है, लैंप के डाला जाता है तो लैंप अगर जलते रहा समझ जाता है कि इसमें कोई हानिकारक गैस नहीं है, और जिसके अंदर जाते ही बुझ जाएगा, मतलब यहाँ हानिकारक गैस है, वहाँ से कोयला निकलना हानिकारक है। ठीक है, वो मजदूरों की भलाई के लिए बहुत, मतलब जान बचाने के लिए बहुत तो कारगर सिद्ध होता है। बम्बई में देखिए, बम्बई अभी नाम है, इसका नाम हो गया मुंबई। ठीक है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुई थी? तो 1854 में। 1854 में। ठीक है, याद रखिएगा 1854 में स्थापना होती है। ठीक है, 3 साल बाद स्वतंत्रता संग्राम हो जाती है 1857 में। ठीक है, अब बिहार से कौन लड़ेंगे? बाबा वीर कुंवर सिंह। ठीक है, अब है 4 नंबर क्वेश्चन। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता हो जाएगा। ऑप्शन मारिए, कलकत्ता। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? तो 1814 में। 1814 में। ठीक है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो 1907 में। 1907 में की थी। ठीक है, इसको फिर से 4 नंबर पढ़िए। 1917 में भारत का पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। भारत में कोयला उद्योग आरंभ कब हुआ था? तो 1917
सॉरी 1900 नहीं होगा, 1814 में हो जाएगा, 1814 में, ठीक है, 1814 में। और जमशेदजी टाटा आयरन स्टील एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में करेंगे, ठीक है। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 में, 1910 में हो जाएगा, ठीक है, 1910 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त होता है? तो कब प्राप्त होता है? तो 1918 में, 1918 में, ठीक है, 1918 में। देखिए 1914 से 1918 तक याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध चला था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध तक चला था, ठीक है। दूसरा विश्व युद्ध कब से? तो 1939 से लेकर 1945 तक, 1945 तक हुआ था, ठीक है। इसी दौरान 1945 में ही जापान पर बम गिराया गया था 2 गो, ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त। 9 अगस्त नागासाकी, एगो नागासाकी याद रखिए, दूसरा हिरोशिमा आ जाएगा, ठीक है। पहले हीरो बना था तो पहले हीरो को मारा, फिर नागासाकी को मारा, ठीक है, याद रखिएगा। याद करने का तरीका है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में होती है, 1920 में होती है, असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। इसको याद रखिएगा। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब शुरू होता है? तो 1881 में शुरू होता है, 1881 में शुरू होता है। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं 8 से 10 तक। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों का वयस्क मताधिकार इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त होता है? तो 1881 में होता है, 1881 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होती है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब होती है? तो ये हो जाएगा 1920 में, 1920 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 में, 1881 में हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किए? ठीक है, तो आपको हो जाएगा कार्ल मार्क्स। समाजवाद कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स, समाजवाद कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट कौन सी मशीन बनाई थी? तो ये स्पिनिंग फ्रेम बनाई थी। कौन बनाई थी? स्पिनिंग फ्रेम बनाई थी। द्वारकनाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? द्वारकनाथ कहाँ के उद्योगपति थे? तो बंगाल, पश्चिम बंगाल के, ठीक है, बंगाल के थे, ठीक है। रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? स्पिनिंग फ्रेम। द्वारकनाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? तो बंगाल के, ठीक है। टैगोर से याद रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर भी वहीं के थे, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर भी वहीं के थे। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? याद रखिए, किसे बनाया गया था? तो आपको हो जाएगा लाला लाजपत राय, ठीक है, शेरे पंजाब को, ठीक है, लाल बाल पाल। तो लाल के नाम से लाला लाजपत राय, बाल के नाम से बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अब पाल के अर्थ हो जाएगा विपिंद्र चंद्र पाल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आपको हो जाएगा 1919 में, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत में हुआ था तब, ठीक है, याद रखिएगा। राउरकेला लोहा इस्पात कहाँ है? तो ये आपको हो जाएगा झारखंड में। कहाँ हो जाएगा? झारखंड में। कहाँ हो जाएगा? सॉरी, ये राउरकेला हो जाएगा उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा में। उड़ीसा में एक बंदरगाह भी है जिसे क्या कहा जाता है? पाराद्वीप, ठीक है। राउरकेला के साथ एक और जोड़ लीजिए, पाराद्वीप जो है एक बंदरगाह है, बहुत फेमस बंदरगाह है, उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल में दो गो है, एगो कलकत्ता, एगो हल्दिया, दूसरा क्या है? हल्दिया, ठीक है, याद रखिएगा इसको। कौन नदी पर है? तो हुगली नदी पर। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था?
वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, जेम्स वाट ने किया था। ठीक है। राउरकेला लोहा इस्पात कहाँ है? तो उड़ीसा में। राउरकेला लोहा इस्पात कहाँ है? तो उड़ीसा में। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था, जेम्स वाट ने किया था, जेम्स वाट ने किया था। याद रखिएगा इसको। अब है अगला क्वेश्चन क्या है, आगे पढ़ने से पहले चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन 1919 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, राउरकेला उड़ीसा में। ठीक है। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार कौन करेगा? जेम्स वाट करेगा, जेम्स वाट करेगा। याद रखिएगा, जेम्स वाट करेगा। चलिए अब है छठा नंबर चैप्टर। छठा नंबर चैप्टर में है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। याद रखिएगा 6 नंबर चैप्टर से है एनसीईआरटी के। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति, प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है। शहर में आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र। क्या हो जाएगा? प्रभाव क्षेत्र। क्या हो जाएगा? प्रभाव क्षेत्र। याद रखिएगा, प्रभाव क्षेत्र। ठीक है। प्रभाव क्षेत्र अस्थायी कृषि के प्रभाव से, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? कैसा जमाव संभव हुआ है? तो संपत्ति का, संपत्ति का। अस्थायी, अस्थायी मतलब एक ही स्थान पर कृषि करने से बहुत सारा कृषि की उपज होती है और उसे संपत्ति के रूप में ग्रहण करते, मतलब बचाते हैं। ठीक है। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की, किस प्रकार की, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तब मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। इसको याद रखिएगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था हो जाएगा। जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ होगा? महानगर में। कहाँ होगा? महानगर में। ठीक है। महानगर की जनसंख्या कहाँ तक हो? 50 लाख से अधिक होती है, 50 लाख से अधिक होती है। ठीक है। याद रखिएगा, महानगर की जनसंख्या का कितना होती है? 50 लाख से अधिक होती है। 1802 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना हो गई थी? तो 40 लाख। याद रखिएगा, 40 लाख। कब? 1880 में, उस समय में। याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू किया गया था? अनिवार्य शिक्षा कब लागू किया था? देखिए यहाँ पर 1850 भी है, 55 भी है, 60 भी है और 70 भी है। ठीक है। यानी 5-5 का रेशियो है, 5-5 का रेशियो है। ठीक है। तो 1800 इसमें हो जाएगा कौन? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का आरंभ किया गया था 1870 में। ये सब कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ते चलिए। कौन सा सामाजवादी वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के अनुरूप में उभर कर आया है? तो ई आंसर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। ये हो जाएगा मध्यम वर्ग। कौन हो जाएगा? मध्यम वर्ग। ठीक है। मध्यम वर्ग पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस प्रकार का शोषण हुआ है? किस प्रकार के शोषण हुआ है? तो ये हो जाएगा आपको सभी प्रकार के। कौन प्रकार के? सभी प्रकार के शोषण। पूंजीपति जिसके पास पैसा कौड़ी रहता है वो हमेशा श्रमिक को दबा कर रखेगा, मध्यम वर्ग को दबा कर रखेगा और कृषकों को दबा कर रखेगा। याद रखिएगा, सब पर शोषण करेगा। टेनेमेंट्स, टेनेमेंट्स क्या है? टेनेमेंट्स क्या है? तो एक होता है काम चलाऊ मकान होता है, काम चलाऊ मकान। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? तो कलकत्ता, सॉरी ये भारत में कहेगा तो कलकत्ता में, भारत में कहेगा तो कलकत्ता में। अगर यूरोप की बात करें तो लंदन की पेनिंगटन फेरियंटन स्ट्रीट के बीच चला हुआ था सबसे पहले भूमिगत रेल। ठीक है। अब भारत में केवल 2 ही राज्य में हैं, कलकत्ता और दिल्ली। कलकत्ता और दिल्ली 2 ही जगह है। ठीक है, याद रखिएगा, कलकत्ता और दिल्ली में, कलकत्ता और दिल्ली में। भारत की सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी? सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी थी?
63 में बनी थी, 1863 यूरोप में बनी थी। ठीक है, रेल की परिचय करा देते थोड़ा सा। सबसे पहले विश्व में सबसे पहले 1825 में रेल बना था। ठीक है, यूरोप में। ठीक है, यूरोप में बना था। हाँ, उसके बाद लेकिन पूर्ण रूप से चला नहीं था। तब फिर 5 साल बाद 1830 से पूरे यूरोप में फैल गया था, पूरे यूरोप में फैल गया था। ठीक है, 5 साल में ही। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो 23 साल बाद 1830 के 23 साल बाद 1830 के 23 साल बाद कितना हो जाएगा, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में उसको ले आया, भारत में ले आया अपना सामान ले जाने के लिए यहाँ से। ठीक है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, गार्डन सिटी की स्थापना किसने विकसित की थी, किसने विकसित की थी, तो ये हो जाएगा आपको गार्डन सिटी एडवेनर हार्डवर्ड, एडवेनर हार्डवेड। ठीक है, एडवेनर हार्डवेड। अब है खूनी रविवार, याद रखिए खूनी रविवार, खूनी रविवार किसे कहा जाता है, तो खूनी रविवार इसमें कुछ नहीं, कोई नहीं है इसमें, 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुआ था, 1905 में घटा था खूनी रविवार, याद रखिएगा। इसमें से कौन जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, कोई नहीं है, और 1905 ऑप्शन है, ये नहीं है। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब होती है, कब होती है, तो आपका हो जाएगा ए नंबर 1898 में, 1898 में। याद रखिएगा, पटना के गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, देखिए ये अनाज को रखने के लिए बनाया गया था, किसको, अनाज रखने के लिए। लेकिन ये क्या हुआ कि अंदर में ही दरवाज़ा खुलता था, जब ऊपर से, जैसे मान लीजिए ये है, ये गोल घर है। ठीक है, यहाँ पर कोई दरवाजा बनाया गया, ये अंदर में खुलता है। ठीक है, जब इसमें पूरा भरेगा तो इसमें पूरा दबाव बन जाएगा, दबाव बनेगा तो ये खिड़की खुल ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये खिड़की खुल नहीं पाएगा, और खिड़की बहुत मजबूत होता था, सारा अनाज ऊपर से डाला जाता था। ठीक है, ये दोनों बगल से, दो बगल से सीढ़ी बना हुआ है इसमें। ठीक है, दोनों बगल से चढ़ने के लिए सीढ़ी बना हुआ है। पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र। क्या है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद, ये सभी उसी का नाम है। ठीक है, याद रखिए। अब है 7 नंबर चैप्टर, 7 नंबर चैप्टर। आज पूरा हिस्ट्री का खत्म कर देंगे। ठीक है, आज पूरा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर अगले दिन पूरा ज्योग्राफी खत्म करेंगे, और उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और चैप्टर है, और एक और चैप्टर को पूरा कर देंगे थोड़ा ही देर में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है, किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है, तो आपको हो जाएगा रेशम मार्ग। क्या हो जाएगा आपको, रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर बाहर मतलब आया था, तो आपको हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है, सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है, तो औद्योगिक क्रांति। तो क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से। कौन क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, याद रखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र से। विश्व बाजार का विस्तार, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय आरंभ हुआ था, किस समय से आरंभ हुआ था, तो आपका हो जाएगा 19वीं शताब्दी। विश्व बाजार का विस्तार यानी 1800 के बाद से ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1800 से 1900 के बीच के सदी को क्या कहा जाता है, 19वीं सदी। क्या कहा जाता है, 19वीं सदी, शताब्दी, याद रखिएगा, तो हो जाएगा 19वीं सदी। विश्व आर्थिक संकट, विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो 1929 में, 1929 में एड्रियानोपल के हुआ था संधि, याद रखिएगा। आर्थिक संकट यानी आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था, तो ये हो जाएगा फासीवाद नाजीवाद शासन का। ठीक है, फासीवाद नाजीवाद शासन का प्रारंभ हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का हुआ था, तो 1944 में हुआ था। 1945 की घटना बताए हैं, जापान में क्या गिराया जाता है, 2 बम गिराया जाता है। ठीक है, अब भूमंडलीकरण की शुरुआत
भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में होती है? तो 1980 के दशक में, 1980 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत होती है। ठीक है, भूमंडलीकरण की शुरुआत 1980 के दशक में होती है। द्वितीय महायुद्ध में यूरोप में कौन सी संस्था उधर आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध महायुद्ध के बाद यूरोप में द्वितीय तो संस्था का उदय को आर्थिक प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था, तो यूरोपीय संघ का समाप्त करने के लिए हुआ था। चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति कब हुई थी? 1949 में। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। अमेरिका का पता लगाने किसने लगाया था? तब कोलंबस लगाया था। ठीक है, कोलंबस लगाया था। अब भारत के समुद्री मार्ग का पता कौन लगाया था? वास्को डी गामा लगाया था। ठीक है, वास्को डी गामा घूमते 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 मतलब पूरा दक्षिण अफ्रीका जो है पार करते 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 यह जो मेडागास्कर से होते हुए यह केरल के कालीकट के निकट आया था। कालीकट के निकट आया था। ठीक है, कालीकट के निकट। कालीकट का अभी के क्या नाम है? तो इसका नाम हो गया कोजिकटी। कोजिकट क्या हो गया है? कोजिकट। कोजिकट जहाँ पर अभी हाल ही में विमान दुर्घटना हुआ था, विमान क्रैश हुआ था। ठीक है, और उसको स्वागत कौन किया था? वहाँ के राजा जमोरिन ने किया था। कौन किया था? राजा जमोरिन। राजा जमोरिन को स्वागत किया था। ठीक है, अब है अगला आईएमएफ। आईएमएफ और विश्व बैंक के ने काम करना कब शुरू किया था? आईएमएफ और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया था? तो आपको हो जाएगा 1947 में। कब किया था? 1947 में। 1947 में। कॉर्न लॉ किस देश की कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? तो ये हो जाएगा आपको ब्रिटेन का। कहाँ का? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का हो जाएगा। ये आपको हो गया 14 नंबर क्वेश्चन पूरा। इसमें कुछ क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। बीएस नायपाल। बीएस नायपाल कौन थे? बीएस नायपाल कौन थे? तो एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे। नोबेल पुरस्कार विजेता थे। गिरमिटिया किससे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को, जो जैसे देखिए अनुबंधित मजदूर किसे कहा जाता है? ऐसे मान लीजिए किसी के पापा हैं जो मतलब बहुत पहले उनसे एक कर्जा लिए थे, मतलब महाजन सेठ साहूकार से कर्जा लिए थे और उसके बदले वह काम करने लगे। काम करते करते एक मोटी रकम ले लिए थे और उस पर जो ब्याज बनते गया, ब्याज इतना बढ़ते गया कि उनको वेतन इतना कम दिया जाता था कि ब्याज कभी चुकता नहीं कर पाएगा और ब्याज जो है दिन दुना रात चौगुना बढ़ते जाता था। तो उसके बदले उनको काम पर रख लिया जाता था, उनसे सालों भर काम कराया जाता था। ठीक है, यानी कम पैसा में उससे जिंदगी भर उससे काम कराया जाता था। उससे नहीं सकता था, उसका जो बेटा होगा वो भी वही काम करेगा। क्या काम करेगा? वही काम करेगा, यानी वहीं पर काम करेगा, लेकिन उनको वेतन के रूप में कुछ नहीं मिलेगा, सब वही पैसा सधा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब है क्वेश्चन 17। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन उद्योग शामिल थे? कौन उद्योग शामिल थे? तो कोयला, कपास और लौह। कोयला, कपास और लौह। सबसे पहले कपास का खेती हुआ था। ठीक है, उसके बाद कोयला, उसके बाद लौह आया है। ठीक है, उसके बाद लौह आया है, याद रखिएगा। दुनिया में कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? तो इसमें हो जाएगा 193। ठीक है, 193। ठीक है, अब है राष्ट्रीय लास्ट चैप्टर, राष्ट्र प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किए थे? किस पत्र का संपादन किए थे? तो यंग इंडिया का स्थापना किए थे, मतलब संपादन किए थे। यंग इंडिया का स्थापना किए थे महात्मा गांधी ने। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? अपनी भाषा बदल दी थी, याद रखिएगा। तो अमृत बाजार पत्रिका ने। ठीक है, 13वीं शताब्दी में कितने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए गए थे? तो किसने? तो मार्को पोलो ने। कौन? मार्को पोलो ने। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग जर्मनी में हुआ था। छपाई का कला यही गुटेनबर्ग से ही आया था। गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की थी? सबसे पहले बाइबिल। किसके? सबसे पहले बाइबिल की छपाई किया था। ठीक है,
इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो ये था कैक्टसन, ठीक है, कैक्टसन। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, याद रखिएगा। अब है क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो आपको हो जाएगा फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। कहाँ का हो जाएगा? फ्रांस का। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार भी चीन में हुआ था, मुद्रण की शुरुआत भी चीन में हुआ था, छपाई खाना भी चीन में ही हुआ था। याद रखिएगा, चीन बहुत आगे, लेकिन फिर भी एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी? तो आपको हो जाएगा चीन। कहाँ, क्या हो जाएगा? चीन ने। क्या हो जाएगा? चीन ने। छपाई खाना वहीं से शुरू हुआ था, सबसे पहले पेपर ऊपर वहीं से छपता था। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ चीन में जाना है, चाइना के पास। चाइना के पास वही टेक्नोलॉजी के मामले भी ज़्यादा है, आगे है। चलिए, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? तो ये थे क्या? धर्म सुधारक थे। क्या थे? धर्म सुधारक थे। धर्म सुधारक, ऑप्शन नंबर सी, धर्म सुधारक थे। इक इनक्वी जीनस क्या था? तो एक धर्म अदालत था। इनक्वी जीनस क्या था? एक धर्म अदालत था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? कब पास हुआ था? तो 1878 में पास हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? 1875 में। इनमें से कौन जातीय आंदोलन के प्रेरणा थे? जातीय आंदोलन के प्रेरणा थे। तो आपको ज्योतिबा फूले हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ज्योतिबा फूले। याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले। हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जेल में रहते रहते लिखे थे हिंद स्वराज की पुस्तक, ठीक है। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो 95 स्थापनाएं मार्टिन लूथर की है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? सच्चिदानंद दास सिन्हा, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये भी आ गया क्वेश्चन, 19 में, ठीक है। यानी चीन में हुआ था। किसमें? 19 में, चीन में हुआ था, ठीक है। ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? तो आपको हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। यानी कब हुआ था? 1440 में हुआ था। 1440 में हुआ था, ठीक है। ये हमारा आज हिस्ट्री का चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। हिस्ट्री का चैप्टर का आज द एंड हो गया। क्या हो गया? एंड हो गया, ठीक है। अब हम फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ठीक है।